दोस्ती जिंदाबाद बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्या हो रहा है, कब हो रहा है, किन लोगों के स्टेक होल्डर्स कौन से हैं जिनके बीच में कोई घटनाक्रम हो रहा है, किन परिस्थितियों में हो रहा है। यहां दोस्ती जिंदाबाद जब हम आपको बता रहे हैं, असल में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हिंदुस्तान पहुंच रहे हैं। 4 और 5 दिसंबर को हिंदुस्तान में होंगे। यह हो रहा है, 2 राष्ट्राध्यक्ष, दोस्त राष्ट्राध्यक्ष आपस में मिल रहे हैं। यह हो रहा है, लेकिन किस पृष्ठभूमि में हो रहा है और इसके नतीजे क्या होंगे, यह समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। जरा किस पृष्ठभूमि में हो रहा है इसको बताने के लिए आपको कुछ खबरों की तरफ ले चलता हूं, फिर ले चलूंगा मेहमानों की तरफ जो पूरी दुनिया से हमको ज्वाइन कर रहे हैं। महत्वपूर्ण देशों से जुड़ने वाले ये लोग बता रहे हैं कि वहां का नजरिया क्या कहता है। लेकिन पहले जरा देखिए कि ये ब्रेकिंग क्या कहती है। पोक्रोव्स्क में यूक्रेनी सैन्य काफिले पर हमला, ब्रेक कीजिए। रूस ने ड्रोन से यूक्रेनी काफिले को निशाना बनाया। रूसी हमले में यूक्रेनी आर्मर्ड व्हीकल में लगी आग। ये देखिए रूस का हमला और ये यूक्रेनी बख्तरबंद वाहन और उसमें आग कैसे लगी, जरा देखिए। ये ब्रेकिंग अगर आपने देख ली हो टेक्स्ट में तो जरा फुल फ्रेम इस ब्रेकिंग को दिखाइए, किस तरीके से हमला हुआ और कैसे यहां एक आर्मर्ड व्हीकल्स जनरली, और क्योंकि आप जानते हैं कि यूक्रेन भी रशिया का ही हिस्सा रहा है, यहां की मशीनें, यहां के आर्मर्ड बहुत रगेड होते हैं और ऐसे में अगर इस पर हमला हुआ, फिर ये भी अगर एक तरफ आप देखिए ये एडवांटेज में है कि सब कुछ रगेड और उसका भी यूक्रेन का हथियार, उसकी मिलिट्री जो हार्डवेयर है वो भी ऐसा है, तो दूसरी तरफ यह भी कि उसका तोड़ रशिया ही जानता है। इसलिए इस तरह के आर्मर्ड को निशाना बनाना, उसको तबाह करना भी रशिया को आता है। अगली खबर देखिए, नोवोरोसिस्क में ऑयल टर्मिनल में विस्फोट से हड़कंप। फ्लैश कीजिए, भीषण धमाकों से रूस का ऑयल शिपमेंट रुका। रूस के एयर डिफेंस ने कई ड्रोन तबाह किए, रशिया के एयर डिफेंस ने कई ड्रोन तबाह किए। ये लगातार ये स्वार्म ड्रोन अटैक, स्वार्म ड्रोन मतलब टिड्डी दल जैसा ड्रोन का हमला, एक साथ बहुत सारे ड्रोन आए और सैचुरेट कर दें एयर डिफेंस सिस्टम को। समझना है कि पहले किससे निपटना है, वो स्थितियां पैदा करने के लिए ये स्वार्म ड्रोन भेजे जाते हैं ये, लेकिन उनमें से बहुत सारे रशिया बड़े कौशल के साथ नष्ट करता रहा है। यह पृष्ठभूमि जब हम इस पर बात कर रहे हैं, जनरल कुलकर्णी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, एक बार उनके पास जाना चाहूंगा। इस समय क्या बहुत सारी चीजें, क्योंकि मालूम है यह विजिट महत्वपूर्ण है, एक दूसरे पर वार पलटवार, शांति की कोशिशें, हर एक चीज एक टोन सेट करता है बातचीत के लिए। यह जो युद्ध के मैदान में हम देख रहे हैं, यह किस तरह का टोन दे रहा है जो बातचीत होने वाली है उसके लिए। दिनेश, जो आप कह रहे हैं वो 28 पॉइंट पीस प्लान का जो था अपना ट्रम्प का प्लान, उसकी जगह पे जेलेंस्की ने 19 पॉइंट पीस प्लान जो सबमिट किया है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं लग रहा है यूक्रेन को कि जो 18% इलाका उन्होंने गंवा दिया है और जो ट्रम्प कह रहे हैं कि डोनबास का रीजन पूरा का पूरा रूस को दे दिया जाए क्रीमिया के साथ, और बाकी जो ज़ैपोरिजिया और केरेसोन है अपना वो इलाका, वो उस सीज फायर पे रखा जाए, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं जेलेंस्की को लग रहा है कि इस वक्त अगर हम पलड़ा अपना कम से कम दिखाने के लिए जब बातचीत होगी तो ये नहीं होना चाहिए कि जेलेंस्की शुड बी सीन ऑन द बैक फुट। और पुतिन चाहते हैं कि अब जब भी बातचीत हो, चाहे 28 पॉइंट पीस प्लान पर हो या 19 पॉइंट पीस प्लान पे हो या फिर जो पुतिन के प्लान है उसके ऊपर हो, लेकिन बातचीत होनी चाहिए। लेकिन बातचीत से बहुत महत्वपूर्ण बातें, और यही होता है तजुर्बा। देखिए ये हमारे वॉर वेटरन्स, ये दशक का अनुभव, और उसमें देखिए किस तरीके से उन्होंने बताया कि जो होता है असल में टेबल पर, टॉक्स की टेबल पर वो तय होता है कि युद्ध के मैदान में क्या हो रहा है और वहां पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से कौन बात करता है। यूक्रेन भी ये नहीं दिखाई देना चाहता कि वो बैकफुट पर है, इसलिए लगातार ताबड़तोड़ हमले बोल रहा है। और इतने बड़े घटनाक्रम पर कहीं और नहीं, सिर्फ टीवी9 भारतवर्ष। विनय शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार मॉस्को से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, मेरे साथ राजेश पुरोहित जुड़े हुए हैं बीजिंग से, ब्रजेश मिश्रा फ्रांस से वहां के नजरिए हम तक पहुंचा रहे हैं, प्रसून शर्मा फॉरेन एक्सपर्ट, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट जर्मनी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्णिमा नाथ राजनीतिक विश्लेषक हैं, अमेरिका से हमको ज्वाइन कर रही हैं, डॉक्टर इरशाद अहमद खान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान का नजरिया, वहां के सत्ता का नजरिया हम तक पहुंचा रहे हैं, और इसके अलावा दीपक वोरा मेरे साथ यहां भारत के कई मुल्कों में राजदूत रहे दीपक वोरा साहब हैं, प्रोफेसर अमिताभ सिंह हमारे साथ फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट, और लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी के साथ मैं लगातार बातचीत कर ही रहा हूं। ग्रुप कैप्टन डीके पांडे भी मेरे साथ
यहां एयरफोर्स का रिप्रेजेंटेशन, जैसा मैं लगातार आपको बता रहा हूं, महत्वपूर्ण, क्योंकि Su-57 को लेकर भी चर्चाएं हो रही हैं और एयर डिफेंस सिस्टम, अपग्रेडेड एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर भी चर्चा हो रही है। लेकिन पहले जरा देखिए, संधि या फिर सर्वनाश, यही दो तरीके हैं। अगर संधि वाला रास्ता नहीं आगे बढ़ता तो सर्वनाश का रास्ता तो खुला हुआ है ही, और उसमें मंजिल आगे क्या है वो आप जानते हैं। संधि या सर्वनाश, जरा देखिए, मियामी में अमेरिका और यूक्रेन के बीच में पीस डील पर बैठक हुई, लेकिन इस बैठक में हुआ क्या? पीस डील पर मियामी की बैठक बेनतीजा रही। एक बार फिर से वो हुआ जो असल में ज्यादा संभावना लग रही थी, क्योंकि इसमें विन विन सिचुएशन वाली बात नहीं है और दोनों ही पक्ष ये दिखाने में पीछे नहीं कि असल में तो हम घुटने टेकने वाले नहीं हैं। मार्को रूबियो ने कहा चर्चा आगे बढ़ी है, लेकिन पीस डील के कई मुद्दे मुश्किल हैं, कई मुद्दों को लेकर कंटेंशन है। ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ आज मॉस्को पहुंच रहे हैं, उनको वो मॉस्को जाने वाले हैं। ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही कहा था। अब पहले यूक्रेन के साथ बातचीत, अब मॉस्को जाया जा रहा है। मॉस्को में पीस डील के लिए पुतिन से मिलेंगे विटकॉफ की मुलाकात होगी और उसके बाद आप जानते हैं, उसके बाद मॉस्को में पीस डील के लिए पुतिन से मुलाकात के जो विटकॉफ की मुलाकात है, उसके बाद प्रेसिडेंट पुतिन हिंदुस्तान आने वाले हैं। तो ये जो वहां भागदौड़ चल रही है, युद्ध को रुकवाने के लिए जो कोशिशें चल रही हैं, वो कोशिशें कितनी सदाशयता भरी हैं या उसमें कितनी क्रुकरी है, उसमें कितनी बदमाशी है, ये हमारे एक्सपर्ट्स आपको बता रहे हैं। लेकिन उस बैकड्रॉप को इसलिए यहां कंसीडर करना महत्वपूर्ण है क्योंकि उसी बैकड्रॉप में यहां पर भारत और रशिया मिलने वाले हैं और यह महत्वपूर्ण मुद्दा भी चर्चा में आने वाला है। एम्बेसडर दीपक वोरा, आपके पास यह समझने के लिए कि इसमें ये जो तमाम कोशिशें, हालांकि ये कोशिशें मेरे जैसे कम तजुर्बे वाले आदमी को और जो सीधे सीधे स्टेक होल्डर नहीं, उसको भी समझ में आता है कि इसमें वो विन विन सिचुएशन नहीं है जो सीधे सीधे कारगर हो। ऐसे बैकड्रॉप में ये मुलाकात जब होगी तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो हमेशा ये कहते हैं कि ये बुद्ध का दौर है, युद्ध का नहीं, कोई ऐसी बात प्रेसिडेंट पुतिन से कह सकते हैं जो उनको क्लिक कर जाए और मामला बन जाए? कहना बड़ा मुश्किल है क्योंकि जिसको देखो उसने अपना पीस प्लान बनाया। तो आप जानते हैं रूस ने भी बनाया, यूक्रेन भी बनाया, चाइना ने भी बनाया, अफ्रीकन यूनियन में भी, भूटान ने भी बनाया, मालदीव्स ने भी बनाया, चंद्रमा ने भी बनाया। मेरा भी एक 1 पॉइंट पीस प्लान है सर, बता देता हूँ। वो बेगिंस्की साहब को बोलो न्यूयॉर्क में जाके कोई नाइट क्लब खोले, काम करे, उसके देश की तबाही खत्म हो जाएगी। बिकॉज अदरवाइज कोई नहीं वहां पर शांति चाहता है सर। वो सोच रहा है कि जब तक मैं दुनिया का नेपोलियन हूं, जिस तरह मुझे पश्चिमी देशों ने बना दिया, मैं लड़ता रहूंगा। और रूस मानेगा नहीं। उसने साफ कहा है कि अगर तू अपनी धरती मुझे नहीं देगा, मैं बाय फोर्स ले लूंगा। ट्रंप साहब कभी इधर कभी उधर, दोनों तरफ रहते हैं। सो ये जो कॉन्फ्रंटेशन इस समय चल रही है, ये यूनाइटेड पश्चिमी देश और रूस के बीच में है। और एक अफ्रीकन कहावत है सर, जब हाथी लड़ते हैं नुकसान घास का होता है। घास रौंदी जाती है। जब हाथी लड़ते हैं तो घास रौंदी जाती है। क्या घास का रौंदा जाना अब यहां पर कम होगा? पोक्रोव्स्क में यूक्रेनी सैन्य काफिले पर हमला। रूस ने ड्रोन से यूक्रेनी काफिले को निशाना बनाया। रूसी हमले में यूक्रेनी आर्मर्ड व्हीकल में लगी आग। ये दोबारा इसलिए आपको दिखा रहा हूं, ये वार पलटवार पीस की बातों के बीच में एक स्थिति बना रहे हैं कि बातचीत में चीजें क्या होंगी, क्या कहा जाएगा और किस बात को मानने के लिए कौन कितना उद्यत होगा या कौन कितना रिलक्टेंट होगा, ये बात हम समझना चाह रहे हैं। अब जरा ये खबर देखिए, रूसी ऑयल टर्मिनल पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक। नोवोरोस्क में ऑयल टर्मिनल में विस्फोट, भीषण धमाकों से रूस का ऑयल शिपमेंट रुका। रूस के एयर डिफेंस ने कई ड्रोन तबाह किए। अब जरा मैं फ्रांस जाना चाहता हूं क्योंकि ये हमेशा से कहा गया कि यूक्रेन अपनी नहीं, पूरे यूरोप की लड़ाई लड़ रहा है। ऐसे में ब्रजेश मिश्रा जी, आपकी आवाज सुनने को हम उद्यत हैं। फ्रांस किस तरह से देख रहा है प्रेसिडेंट पुतिन के इस विजिट को? थैंक्स फॉर बीइंग हियर। फ्रांस उसी तरह देख रहा है जिस तरह से रसिया देख रहा है। और ऑफकोर्स यूक्रेन जो चाहता है वो फ्रांस नहीं चाहता है। अगर ऐसा होता तो इस जो पीसफुल ट्रीटी होती कभी का साइन हो चुकी होती। आपने पहले बोला कि इतनी सारे साइन ऑफ हो चुके हैं ट्रीटी को लेकर के, तो एवरीबॉडी गॉट कंफ्यूज। ओके, नाउ कब आते हैं बात पुतिन का इंडिया में ट्रेवल पे और यूरोप में क्या सोचा जा रहा है इसको लेकर के। देखिए, शायद अगर ये ट्रंप साहब के पहले पुतिन आते तो शायद पूरा नैरेटिव अलग होता। लेकिन जिस तरह से इंडिया ने अगेंस्ट व्हाइट हाउस जो अपना दिखाया है और यूरोप को जिस तरह से उन्होंने आंसरिंग किया है बहुत सारे क्वेश्चन पे, उनको इंडिया के लिए काफी इजी है टू मेक एनी डिसीजन विद द रसिया। और ये पहले बार हो रहा है 2021 के बाद कि इंडिया और रसिया दोनों एक ही तरह के प्लेटफॉर्म पे होंगे। नॉर्मली क्या होता था कि रसिया लीड करता था
और अभी जितनी जरूरत इंडिया को रसिया की है उतनी उससे ज्यादा शायद जरूरत रसिया को इंडिया की है। और अच्छी बात है कि पूरा यूरोप समझता है कि इंडिया फ्री हैंड है अपना एनी डिसीजन लेने के लिए, क्योंकि इंडिया ने यूरोप के साथ अपना एक अलग रिलेशन बना रखा है, रशिया के साथ अपना एक अलग रिलेशन बना रखा है। ठीक है, तो किसी पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है, न कोई फोर्स बॉन्डिंग है। मैं अभी कल ही एक न्यूज देख रहा था ब्रुसेल्स में लेकर के, काफी लीडर्स एंड ब्रुसेल्स न्यूज डे इसको रिफ्लेक्ट कर रहा था, क्या इंडिया एंड रशिया यूक्रेन वार के बारे में बात करेंगे या कुछ करेंगे। इस तरह की चर्चाएं यहाँ पे है। तो ये वो तमाम बातें हैं जो वहां खासतौर से फ्रांस में लोगों के जहन में उमड़ घुमड़ रही हैं। आपके पास वापस लौटता हूं, लेकिन रूस और नेटो के बीच में जंगी टेंशन बढ़ती जा रही, रूस और नेटो के बीच में जंगी टेंशन बढ़ती जा रही है। और ऐसे में समझना यह जरूरी है कि रूस अभी कितने दुश्मनों से घिरा हुआ है और कैसे रूस के साथ खड़े उसके दोस्त पुतिन का हौसला बढ़ा रहे हैं। अब जरा कौन साथ में है कौन विरोध में है ज्यादातर आपको पता है, लेकिन इसको रिवाइज कर लेना बड़ा जरूरी है, क्योंकि अभी ये विजिट होने वाली है। ये ही असल में आपको ये बताएगा कि इस विजिट से क्या तवक्को रखनी चाहिए, किन किन मुद्दों में कोई ब्रेक थ्रू निकलेगा। विरोध में खड़े हुए अमेरिका है, अमेरिका कदरन सॉफ्ट दिखाई दे रहा है इधर, लेकिन अमेरिका का कुछ पता नहीं इधर, यू टर्न का मास्टर है। और ऐसे में इस समय क्या करेगा, आगे क्या करेगा, कोई नहीं जानता। यूक्रेन को सबसे बड़ा सैन्य समर्थन वही दे रहा था, अब तक देता रहा है, लेकिन आगे क्या करेगा। और इधर नेटो देश यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, कनाडा विरोध में खड़े हुए हैं। यूरोपीय संघ रूस पर कई कड़े प्रतिबंध लगा चुका है। हालांकि ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए रूस का मुंह भी ताकता है, उसके बगैर काम भी नहीं चलता, लेकिन तुम्ही से मोहब्बत तुम्ही से लड़ाई, अरे मार डाला, दुहाई दुहाई है। और जापान रूस पर आर्थिक प्रतिबंध, दक्षिण कोरिया यूक्रेन को अप्रत्यक्ष सैन्य सहायता, ऑस्ट्रेलिया रूस पर प्रतिबंध, यूक्रेन को सैन्य मदद। समर्थन में कौन कौन है? बेलारूस, रूस को अपनी जमीन और सैन्य सहयोग दोनों। भारत युद्ध पर न्यूट्रल, रूस से तेल खरीद बढ़ाई। चाइना युद्ध पर तटस्थ, पश्चिम के खिलाफ बैकअप। ईरान रूस को ड्रोन और हथियार दिए। उत्तर कोरिया रूस को गोला बारूद मुहैया कराया। सीरिया रूस को लगातार कूटनीतिक समर्थन। और इस बैकड्रॉप में, इस तरह के खेमेबंदी में, इस तरह के वर्ल्ड ऑर्डर की करंट पोजीशन के बीच में ये मुलाकात बहुत अहम है। और अब जरा पूर्णिमा नाथ जी के पास ये समझने के लिए जाना चाहता हूं कि इस समय कहते हैं जिसका सबसे ज्यादा स्टेक उसकी धड़कनें भी उतनी ज्यादा होती हैं। अमेरिका आज भी अपने स्टेक को सबसे ज्यादा अगर दुनिया में मानता हो तो कौन सी वो 3 बातें हैं जो अमेरिकन के दिमाग में इस समय चल रही हैं और जो जुड़ी हुई हैं प्रेसिडेंट पुतिन की इस विजिट से और भारत के प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात से? थैंक यू सो मच दिनेश जी। पहले तो ये बात कहना चाहूंगी कि मागा जो फैक्शन है रिपब्लिकन पार्टी में, वो डेफिनेटली इज अनडिसाइडेड इन टर्म्स ऑफ रशिया के साथ जाना है कि यूक्रेन के साथ जाना है। कैंपेन से पहले तो ये प्रेसिडेंट ट्रम्प ने सीधा सीधा हमें बता दिया था कि डे 1 में रशिया यूक्रेन वॉर बंद करवा देंगे। डजेंट मैटर किसने शुरू किया, डजेंट मैटर क्यों शुरू हुआ, इट्स नॉट ट्रम्प्स वॉर एंड ट्रम्प डजंट वांट टू बी इन्वॉल्व्ड इन इट। ट्रम्प हैज सो मच पावर on Putin and Zelensky that एक फोन कॉल से उन्होंने एक दिन में, फर्स्ट डे में, even before taking an oath, he is going to be able to stop this war. And we all already know 10 महीना खत्म हो चुका है, 11 month चल रहा है, nothing really happened. कोई आप एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रही हैं। अगर उन्होंने पहले दिन ये हिंट कर दिया था कि वो उसको आज नहीं तो कल रुकवा देंगे, तो इतने दिनों तक का इंतजार या तमाम दूसरे जो उन्होंने उपक्रम किए, उद्यम किए, जनरल कुलकर्णी, वो क्या इसलिए किए कि वो दुनिया को ये बता सकें कि देखो ऐसा है कि यूरोप के हितों को मैं नजरअंदाज कर रहा था, ऐसा नहीं है, उसको भी मैं देख रहा था, लेकिन अब इससे बियॉन्ड क्या देखूं? क्या इसलिए टाइम लिया गया है? देखिएगा दिनेश जी, लड़ाई शुरू होने से पहले या स्पेशल ऑपरेशन लॉन्च करने से पहले प्रेसिडेंट बाइडेन और पुतिन मिले थे। उस वक्त भी पुतिन ने साफ बताया था कि नेटो का ईस्टवर्ड एक्सपेंशन हमें पसंद नहीं है। क्रीमिया को उन्होंने 2014 में ऑलरेडी ले लिया था, जॉर्जिया उससे पहले उन्होंने हरकत की थी, तो वेस्ट को मालूम था। उसके बावजूद भी अगर वो बार बार वेस्टर्न एक्सपेंशन करेंगे, उन्होंने उस वक्त साफ किया था कि यूक्रेन ही नहीं, ईस्टर्न कंट्रीज में आप कोई भी ऐसा हथियार नहीं रखेंगे जिससे कि रूस को किसी तरीके से परेशानी हो। लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं। लड़ाई शुरू हुई और लड़ाई शुरू होने के बाद तब एहसास हुआ नेटो को भी और यूरोपियन यूनियन को। आपको आश्चर्य होगा दिनेश जी, किसिंजर ने मरने से पहले ट्रम्प को एक सलाह दी कि आप बेलारूस
यूक्रेन, कजाकिस्तान, जॉर्जिया, ये सारे के सारे जो है मुल्क, इनका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस रूस के पास रहने दीजिए, क्योंकि अमेरिका में वो काबिलियत नहीं है कि वो यूक्रेन को जिंदगी भर सपोर्ट। इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं सर आप, और इसी पर मैं विनय शुक्ला जी का रुख जानना चाहता हूं। विनय शुक्ला साहब, ट्रंप को, और ये बात जब मैं आपसे पूछ रहा हूं तो मैं जरा अपने उन मेहमानों का भी रुख कर लूं जो वर्ल्ड के मैप के साथ इस समय अपना नजरिया देने के लिए उद्यत हैं, कि क्या विनय शुक्ला साहब ये जो रशिया इस समय ट्रंप को देख रहा है वो किस तरीके से देख रहा है? एडवर्सरी, हमेशा से एडवर्सरी एक अमेरिका का प्रेसिडेंट, या उस एडवर्सरी में भी कदरन उसकी तरफ थोड़ा लीन करने वाला एक प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जिसके पहले टर्म में यह तक कहा गया था कि ये तो रशिया की मदद से ही कुर्सी पर बैठे हैं? बात यह है कि रूस में एक बात क्लियर है कि अमेरिका, चाहे कोई भी राष्ट्रपति हो, ट्रंप हो या बाइडेन थे, वो अपने हितों का ख्याल रखेंगे, अमेरिका के हितों का। और जहां तक रूस और अमेरिका दुनिया के सबसे बड़ी न्यूक्लियर पावर ने, इनके बीच संबंधों में अगर स्टेबिलिटी होती है, हालांकि दोस्त कभी नहीं होंगे पर ये राइवल्स रहेंगे, पर इनके बीच अगर स्टेबिलिटी रहेगी तो दुनिया में शांति हो सकती है। तो अब वैसे मॉस्को जो है इस टाइम पूरी तरह से तैयार है कि ये युद्ध नहीं रुकेगा और कई साल तक चल सकता है। तो इसलिए ट्रंप अगर कोशिश कर रहे हैं ठीक है, पर कोई खास वो नहीं है विश्वास कि कुछ कर पाएंगे। ट्रंप कोशिश कर रहे हैं वो ठीक है, इस कोशिश के लिए उनको साधुवाद होना चाहिए, लेकिन इस कोशिश का ये यील्ड भी करेगी क्या? कोई नतीजा भी निकलेगा क्या? बहुत सारे ओपिनियन ऐसे हैं जो कह रहे हैं इसका कुछ हासिल होने वाला है नहीं, खास तौर से ये कंसीडर करते हुए कि पुतिन बहुत सारे मामलों में अभी तक अनप्रिडिक्टेबल रहे हैं। अमेरिका का मिलिट्री सॉफ्टवेयर या फिर चाइना का 80% मिलिट्री सॉफ्टवेयर, यहां हिंदुस्तान के अंदर चल रही है बातें कि सुखोई 57 भी मिलेगा, एयर डिफेंस सिस्टम एडवांस्ड, क्या वो भी रशिया से आने वाला है? ये पाकिस्तान में इस बात को नहीं देखा जा रहा हो गौर से, ये मैं मान नहीं सकता। आपका नजरिया क्या कहता है डीके पांडे सर? देखिए, निश्चित रूप से पाकिस्तान में निश्चित रूप से उनका माथे पर सलवटें बन रही होंगी कि अगर Su-57 की डील हो जाती है, क्योंकि Su-57 F-35 से अगर कंपेयर करते हैं तो निश्चित रूप से जो हमने पिछले उसके एक्सपीरियंस देखे हैं, F-35 का बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहा, जब उसके मुकाबले Su-57 बेहतर है, टेक्नोलॉजिकली एडवांस है F-35, इसमें कोई इसको नकार नहीं सकता। लेकिन अगर F-57 आ जाता है तो हमारी मारक क्षमता कितनी बढ़ेगी, और सबसे महत्वपूर्ण जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होगी, हमारी जो कुशलता है, कार्य कुशलता है, वैमानिकी क्षेत्र में हम कितना आगे। सर लेकिन अब एक बात और मैं समझना चाहता हूं, इरशाद जी बैठे उनके पास जाने से पहले, चाइना जो माल देता है वो चलता नहीं है, फुस हो जाता है, बाद में कहता है एक्सपोर्ट क्वालिटी का था इसलिए तुमको दे दिया। अमेरिका जो देता है उसमें कहता है नियम और शर्तें लागू हैं, ये ले तो जाओ हमसे, लेकिन इसको यहां इस्तेमाल करना, ऐसे इस्तेमाल करना, वैसे करना, ऐसे मत करना, इन शर्तों और प्रतिबंधों के साथ देता है। तो इरशाद जी, आपको अपने हाथ कितने बंधे हुए या कितने खुले महसूस होते हैं जब कभी पिटाई होती है? बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं आपकी बहुत सारी बातें सुन रहा हूँ पिछले 40 मिनट से। आप पहले ये बताइए, मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था कि जंग जज्बों से लड़ी जाती है, हथियारों से नहीं। जज्बा आपके पास है नहीं। आप तो देखिए दुबई में भी जाके जहाज गिराया, 7 जहाज हमारी शाहीनों ने आपके गिराए। फिर एक ही चीज है, शर्म है वो नहीं आती आप लोगों को। देखिए अभी ये आ रहे हैं, जो अगर पुतिन आ रहे हैं तो आप क्या समझते हैं, आप असला खरीदेंगे, बारूद खरीदेंगे, दुनिया को जला देंगे, दुनिया को मार देंगे? ऐसा कर नहीं सके। शर्म नाम आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता आपको। देखिए ये शर्म जो है ना, ये मैं कह रहा हूँ कि कुछ एक चीजें, जैसे अमन आपने बोला था, अमन की बातें करें तो आपको बड़ा अच्छा लगता है, शर्म की बातें ये आपके मुंह से शोभा नहीं देती। रह गई जज्बे की बात, तो मैं केवल एयरफोर्स की बात कर देता हूं। पूरी दुनिया में ये माना जाता है कि 2.5 इज इक्वल्स टू 1। पूरी दुनिया में, खासतौर से चाइना का 2.5 वहां का एयरफोर्स का आदमी और भारत का एयरफोर्स का एक फाइटर, 2.5 इज इक्वल टू 1 ये रेशियो है। जज्बे की बात कर रहे हैं आप, आपका जज्बा हमने देखा है, 93,000 लोगों ने कैसे पतलूने उतार के दे दी थी, वो है जज्बा आपका। इसलिए जज्बे वाली बात मत किया करिए। और शर्म की बात 93,000 पतलूनों के बाद आप करते हैं, कैसे निकलता है मुंह से शर्म, मेरे तो ये समझ में नहीं आता। लेकिन मिलिट्री, अब देखिए ये जो मुस्कुराहट है ना, यही शर्म। लेकिन अब मैं जरा इधर आ जाऊं, ये डीके पांडे सर, खास तौर से ये 2.5 जिसको हम कहते रहे हैं 2.5 फ्रंट, इसको देखते हुए चाहे ये Su-57 हो, हमारे यहाँ जो तमाम हमारी फाइटर जेट्स की आवश्यकताएं, इसको
तमाम बार रेखांकित किया गया कि जल्दी से जल्दी हमको फाइटर जेट्स लेने चाहिए। दूसरा एक नजरिया आप ही के यहां पर प्रेवलेंट है कि हमको मिसाइल टेक्नोलॉजी में और ध्यान देना चाहिए बजाय कि हमको और ज्यादा फाइटर जेट्स लेने। दूसरे, अभी जो मौजूदा हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है, अभी की जो चुनौतियां उससे निपटने के लिए काफी है, या हमको चाहिए फौरन ही कोई अपग्रेड? देखिए, दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं जो इसमें आपने इशारा भी किया कि स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी, मतलब आप अपनी भूमि में रहते, अपने आबादी क्षेत्र में रहते हुए दुश्मन के टारगेट करते हैं, जैसा कि हमने ऑफ सिंदूर में किया कि 300 किलोमीटर के अंदर कोई भी पाकिस्तानी फाइटर जो है वो आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। यानी कि पूर्णतः भारत की एयर सुपीरियरिटी थी 300 किलोमीटर के दायरे में लगाई किसने पाकिस्तान में, तो वो वहां पर कोई फाइटर टेक ऑफ नहीं करता। सर, एक इंपॉर्टेंट खबर आ रही है, वो जरा बताने के बाद आप लोगों के पास आता हूं। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, पुतिन के भारत दौरे से पहले बहुत बड़ी खबर, स्लाइड कीजिए। रूस पर हमला कर सकता है नेटो। नेटो रूस पर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर सकता है। नेटो सैन्य समिति के अध्यक्ष एडमिरल ड्रैगन का बयान, खतरे से पहले नेटो कर सकता है हमला। फाइनेंशियल टाइम्स के हवाले से यह खबर, यह असल में साइवॉर है, यह केवल जुबानी जमा खर्च है, या वाकई नेटो अपनी ताकत को इतना ज्यादा आंकने लगा है कि वो सीधे जाकर अमेरिका से अब पंगे लेने की सोच रहा है? प्रोफेसर अमिताभ, क्या है इसके पीछे? ये है वो हिस्सा जो असल में नेटो बनाता है। क्या ये अब रशिया से टकराने की सचमुच सोच? प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी सर। देखिए, जब तक नेटो का पर ट्रंप काबिज हैं, 77% पैसे देते हैं नेटो चलाने के लिए, तब तक ये फॉरएवर वॉर वो कहते हैं, वैसी कोई इनिशिएटिव नेटो एटलीस्ट नहीं ले सकता है। और इसका आपको एग्जाम्पल ये भी देखने को मिल सकता है कि कई बार रूस ने एस्टोनिया पे, लाटविया पे और पोलैंड के पर अपने ड्रोन्स भेजे हैं। आज ही उनके जेट्स गए जिनको उन्होंने खदेड़ा, लेकिन इस वायलेशन के बाद भी नेटो में इतनी कुव्वत नहीं है कि ऐसा रिएक्शन वो दे सके। वो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक क्या करेंगे, ये खुद प्रिपेयर्ड नहीं है उस वॉर के लिए। इस समय पूरा यूरोप जो है अपनी सुरक्षा के लिए खुद अपने आप को तैयार करने में लगा हुआ है कि कैसे अगर नेटो का डिवोर्स होगा अमेरिका से, उस समय अपने आप को कैसे डिफेंड करेगा। तुर्की भी नेटो का पार्ट है, क्या वो रूस के अगेंस्ट जाएगा? मुझे नहीं लगता। तो ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक वाली बात तो आप भूल ही जाइए। रही बात रूस के खिलाफ नेटो का खड़ा होना, कभी भी यूक्रेन में वो डायरेक्टली अब तक जब 4 साल होने को आए हैं वो कर नहीं रहा है, तो अब क्या करेगा? तो नेटो इस समय, जिसको कहा था इमानुएल मैक्रोन ने 4 साल पहले कि ब्रेन डेड है, ये ब्रेन डेड नहीं, फिजिकली भी डेड होने जा रहा है। और ये इसका हम खामियाजा अब देखेंगे कि कैसे पूरा यूरोप इस समय झेलेगा। तो क्या ये असल में जो कहते हैं कि दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है, ये वाली बात कहना कि हम रशिया के ऊपर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करेंगे, क्या एम्बेसडर दीपक वोहरा ये उसी तरह की एक गीदड़ भपकी है? अगर ऐसा है भी तो सर ये साइवॉर में भी इस तरह की बात जो असल में वो कर नहीं सकते, दुनिया इस बात को भांप रही है, उस बात को मुंह से निकालना असल में क्यों? ये तो आखिरकार अपनी फजीहत कराने वाली बात होगी ना। लोग कहेंगे किया क्यों नहीं, बोल तो रहे थे। अपने लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि नेटो नपुंसक नहीं है। अभी भी हमारे पास ताकत है, अमेरिका के बिना कोई ताकत नहीं है उनके पास। कोई ये प्रीएम्प्टिव किसको मारेंगे? रूस की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को, रूस की एनर्जी रिसोर्सेज को, रूस की एम्यूनिशन फैक्ट्रीज को। ये बकवास करते हैं सर, बेहुदा बातें करते हैं, दम नहीं। सबसे पहले कौन हमला करेगा? पहला रूसी न्यूक्लियर बॉम्ब कौन सहेगा सर? एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, पोलैंड, हंगरी? कौन लेगा? कौन पहल करेगा? सिर्फ वो पहल कर सकता था जो अटलांटिक के उस पार बैठा है। उसने कहा मैं कुछ नहीं करूंगा। अब आप देख लीजिएगा। और फिर थर्ड वर्ल्ड वॉर कोई नहीं होने वाली। वॉर होगी तो यूरोपियन वॉर होगी सर। इसमें अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका इन्वॉल्व नहीं होंगे। आपस में मारो, एक दूसरे को मरो, हम बैठ के ताली बजाएंगे। जो आपने दूसरे विश्व युद्ध में पहले में हमको घसीट लिया था, अब जाओ लड़ो आपस में। यूरोप इज अ वेरी वायलेंट कॉन्टिनेंट, ये समझ लीजिएगा सर। शांति वांति वहां कुछ नहीं है। और अब आप देखेंगे रूस के बरखलाफ अगेंस्ट रशिया ये खड़े नहीं हो पाएंगे सर। धमकी देंगे, बातें करेंगे, हमारा इतना बिलियन यूरो का बजट है, इतना बिलियन। अरे बनाओगे कहां इसको? तो आप ताकत तो है नहीं कुछ करने की, पैसे इकट्ठे। तो मतलब ये इरशाद जी की शब्दावली में कहा जाए तो ये जज्बे वाला ग्रुप रह गया है अब।
हाँ, बिल्कुल। और कुछ तो रह नहीं गया है, तो जज्बे में मुंह तो चलाया जाए कम से कम। अब बोला था ना ब्रेन डेड। हाँ। फिर वो जो आपके मेहमान थे उस सारे, वो भी तो ब्रेन डेड लगते हैं मेरे को, जो कहते हैं कि अगर यूरोप से भारत नाराज हो गया तो हम भूखे मर जाएंगे। ये मालूम नहीं हमारे ग्रेन रिजर्व्स कितने हैं, कितने सालों तक हम दुनिया को खिला सकते हैं। और फिर हमने वो भी देखा है कि भारत के प्रधानमंत्री तब लाल बहादुर शास्त्री ने अगर ये कहा था कि गेहूं आने में वक्त लगेगा, क्या हम एक दिन के लिए उपवास रख सकते हैं? पूरी दुनिया ने, पूरे भारत में लोगों ने उपवास रखना शुरू कर दिया। किचन गार्डन तक में लोगों ने गेहूं उगाना शुरू कर दिया था। तो भारत को चुनौती देने की बात मत कीजिए, लेकिन जरा इधर आइए। यही रशिया है। रशिया का भी जो ईटिंग बोल है ना, वो बड़ा छोटा है, इसलिए उसको मजबूत बनाता है। और उसने इन सैंक्शंस में रहने के दौरान अपने आप को और मजबूत बनाने के रास्ते तलाश लिए हैं। बहरहाल देखिए, रूस पर प्रतिबंधों का हाल देखिए, पुतिन को किस तरीके से घेरा गया, जरा वो भी देखिए। लेकिन उस घेरेबंदी ने पुतिन को तोड़ा नहीं और मजबूत बनाया है। ऊर्जा का मामला हो, हथियार का मामला हो, कारोबार का मामला हो, उसमें सब में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सैंक्शंस लगाए गए। यूरोपीय संघ ने 5000 से ज्यादा, अमेरिका 2500 से ज्यादा, ब्रिटेन 1500 से ज्यादा, कनाडा 1000 से ज्यादा, जापान 800 से ज्यादा, ऑस्ट्रेलिया 500 से ज्यादा। और बड़ी बात यह कि रूस को कुल नुकसान जो हुआ है वो 11 लाख करोड़ का 2022 से 2025 के बीच में। 2025 में रूस का डिफेंस बजट 15.55 लाख करोड़ का, जीडीपी का 32.5%। रूसी खेमे से एक बड़ी खबर आ रही है, रूस अपना मिसाइल भंडार बढ़ाने में जुटा। फ्लैश कीजिए, नेटो से तनाव के मद्देनजर रूस की तैयारी, मिसाइल की रेंज बढ़ाने पर भी पुतिन का फोकस। अमेरिकी मिसाइलों से ज्यादा मिसाइलें चाहता है रूस, उसके पास रिजर्व में होनी चाहिए। लेकिन अब चाइना जाना बहुत आवश्यक है। राजेश पुरोहित जी के पास जाता हूं। राजेश पुरोहित जी, साइलेंटली देखते हुए जो धीरे धीरे पूरी दुनिया में अपनी धाक जमाने और अपने आप को वर्ल्ड लीडर बनाने में, टॉप कंट्री बनाने में लगा हुआ है, वो है चाइना। और वो जिसने एक बार बार अपनी ताकत को महसूस कराया है वो है रशिया। भारत तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था, किस तरीके से चाइना में देखा जा रहा है? चाइना से कई बार दोस्ताना हवाएं चलती हैं भारत की तरफ, और कई बार बहुत दुश्मनी वाली हवाएं भी। इस समय वहां माहौल क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद भैया। देखिए, चाइना एक ऐसा देश है जिसको व्यापार के अलावा और कोई चीज समझ में नहीं आती है। इनका पूरा पूरा ध्यान व्यापार पे होता है, फिर वो रशिया रहे या इंडिया रहे या और कोई तीसरा देश रहे। इनको लड़ाई झगड़ों में कम इंटरेस्ट है, व्यापार में ज्यादा इंटरेस्ट है। और जिस तरीके से इनका काम चल रहा है वो एक अलग ही लेवल पे है। और ये अपने आप को केवल अमेरिका को अपना एक कंपटीशन समझता है, बाकी किसी देश से इसको कोई लेना देना नहीं है। जो अमेरिका का दुश्मन है वो इनका दोस्त है, और जो अमेरिका का दोस्त है वो इनका दुश्मन है। व्यापार तिजारत समझ में आती है, लेकिन साथ में सुनजू एक बात और सिखा कर गया है कि अगर पैसा होगा और साथ में तुम्हारे पास स्ट्रेंथ नहीं होगी तो कभी भी कोई लूट लेगा। स्ट्रेंथ को भी वैसे ही चलना चाहिए, और ये होती है बंदूक की नली के साथ आती है जो। अब जरा अगर ऐसी बात है मिस्टर वोरा, ये आपको क्या लगता है, चाइना के अगर एप्रीहेंशंस होंगे कोई तो इस समय क्या होंगे? या अगर उसको लगता है कि एक समय आरआईसी की बात भी की जाती है, क्या ये बात, वो जो तीनों की फोटो सामने आई थी, पूरी दुनिया में चर्चा हुई थी, क्या ये बात चाइना में भी कहीं चल रही होगी? मेरा ये मानना है सर कि जो आरआईसी की बात हो रही है, बात करने के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन चाइना पे भरोसा कोई नहीं करता सर। जो ट्रस्ट होता है वो आता है तजुर्बे से, और जो भारत का एक्सपीरियंस है और रूस का भी एक्सपीरियंस, याद रखिए 1969 में भिड़ गए थे रूस और सोवियत संघ और चाइना, तो ये भरोसा नहीं करते। हाँ, इस समय पश्चिमी देशों ने रूस को ऐसी स्थिति में धकेल दिया है कि वो अनलिमिटेड पार्टनरशिप बनाते हैं चाइना के साथ, लेकिन मौका आते ही सर ये बात ये ढीली हो जाएगी पार्टनरशिप, क्योंकि अभी तक उनको जो चाहिए था फाइनेंस वो मिल रहा था चाइना से, चाइना को चाहिए था टेक्नोलॉजी वो मिल रही थी। अब चाइना अपनी बना रहा है, रूस अपनी इकोनॉमी को तगड़ी कर रहा है, सो वो बेसिस फॉर द रिलेशनशिप खत्म हो जाती है, जबकि भारत के साथ और तगड़ी होती जा रही है सर। बहुत सी चीज़ें रूस को चाहिए, हम देंगे, और कभी हम मना नहीं करेंगे, ना वो सैंक्शंस कभी लगाएंगे, ना हम परवाह करेंगे वेस्टर्न सैंक्शंस की। सो मेरा अपना मानना है कि चाइना इस समय वेट एंड वॉच में है। चाइना चाहता है ताइवान लेना, अब ले लो भाई, एक छोटा सा द्वीप है, अगर लेना चाहते हो, अगर आप में इतनी ताकत है, अभी तक आप ले लिए होते। रूस ने आपका समर्थन नहीं किया, किसी ने नहीं किया, करो जो करना है। सो मेरा मानना है कि दे आर नॉट गोइंग टू रिस्क
कि पूरी दुनिया उनके अगेंस्ट हो जाए अगर उन्होंने ताइवान पर हमला किया, और उनको भी बहुत मार पड़ेगी सर। रूस भी कह रहा है कि भाई अभी रुक जाओ, अभी मैं बिजी हूं, अगर एक और फ्रंट खुल गया तो फिर बहुत तकलीफ होगी मुझे भी, आपको भी, और बाकी हमारे जो मित्र हैं उन देशों को भी। उन देशों को भी बड़ी परेशानी होने वाली है, लेकिन किस तरह से परेशानी को अपने लिए अपॉर्चुनिटी बना लेना और अपने आप को ताकतवर कर लेना। रशिया इस समय कितना ताकतवर है जरा उस पर भी निगाह डालिए, क्योंकि कहा जाता है दुनिया में सुनी उसी की जाती है जो ताकतवर होता है। ऐसे में जरा इस ताकत पर निगाह डालना भी बहुत जरूरी। 2022 और 2024 जीडीपी के हिसाब से अगर आप देखें 2.1% का इजाफा और यहां 4%, 4.1% का 2024। मतलब अगर आप ये देखें कि युद्ध के दौरान इसका बढ़ना, युद्ध के लंबा खिंचने के दौरान भी जीडीपी में बढ़त होना, यह बताता है कि रशिया किस तरीके से अपनी प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटी में तब्दील करना जानता है। अब जरा यह भी देखिए रूस की ताकत के हिसाब से अर्थव्यवस्था को वॉर इकोनॉमी मॉडल में कैसे रशिया ने तब्दील किया, और 2 साल में तेज रिकवरी करते हुए, जैसा मैंने आपको दिखाया 4.1 से ज्यादा। रक्षा खर्च भी जबरदस्त तेजी से बढ़ाया, क्योंकि उसको मालूम है कि अपने आप को और मजबूत बनाना पड़ेगा। रक्षा खर्च जीडीपी का 7.5% तक पहुंच गया है, और इस तरीके से यह बताता है कि किस तरीके से अपनी सिक्योरिटी को लेकर रशिया गंभीर है। सेना में अभी 13.2 लाख सक्रिय सैनिक हैं। यह बताता है कि रशिया की स्ट्रेंथ क्या है। 20 लाख रिजर्व जवान और पैरामिलिट्री यूनिट्स बताती है कि रशिया कितनी फॉर्मिडेबल फोर्स है पूरी दुनिया में। थल सेना के पास 12,420 से ज्यादा मुख्य टैंक मौजूद हैं, 5,500 परमाणु हथियार मौजूद हैं, खतरनाक परमाणु हथियार। और यह बताता है कि डेटरेंस का मामला हो या मसल फ्लेक्सिंग का मामला, रशिया किसी से पीछे नहीं है, और खासतौर से तब जबकि वो न जाने कितने सारे टॉर्नेडो में वक्त वक्त पर फंसता रहा है। जनरल कुलकर्णी, रशिया से मुसीबतों में और मजबूत होकर उभर कर आना कौन सी बात है जो रशिया बनाती है? दिनेश, आपको मैं अगर बताऊं, जब पुतिन ने चार्ज लिया रशिया का और जब बोरिस येल्सिन ने उनको दिया तो 1700 पर कैपिटा उनका जीडीपी था, $1700। और आज की तारीख में रूस का पर कैपिटा जीडीपी है 17,000। तो आप समझ सकते हैं कि पुतिन की पॉपुलैरिटी आप देखिएगा कहाँ पे रूस था और उन्होंने कहाँ से कहाँ पे रूस को ले गए। इसलिए पुतिन धीरे धीरे करके, और वो जानते थे, और पुतिन बार बार कह रहे थे कि अगर वी रिस्पेक्ट जो है वो रूस को मिलनी चाहिए, अगर आप नहीं दे सकते हैं तो आई विल एक्सपेक्ट एंड आई डिमांड एंड आई गेट द रिस्पेक्ट दैट आई डिजर्व। रूस बार बार इस बात को कहता है पूरे विश्व में, लेकिन अमेरिका माना नहीं, ईस्टवर्ड एक्सपेंशन करता रहा नेटो का, और आज ये जो भुगतना पड़ रहा है वो ईस्टवर्ड एक्सपेंशन ऑफ ये जो बात आप कह रहे हैं सर, और खासतौर से पुतिन की लीडरशिप। विनय शुक्ला साहब, मैं आपसे समझना चाहता हूं, देखिए लीडर अगर उसके रहते देश किसी मुसीबत में फंसे और वो मझधार में से कश्ती तरीके से बढ़िया कौशल के साथ निकाल कर ले जाए तो और मजबूत लीडर हो जाता है। और वही अगर कहीं मझधार में फंस गई, नैया डूबने की तरफ चली गई, तो उस लीडर से लोग नफरत करने लगते हैं। इस समय पुतिन, रूस के अंदर पुतिन को लेकर अगर एक तरीके से हम ये देखें कि लोगों के दिमाग में कहां किस स्थिति में है, उसको कैसे बयान करेंगे आप? पुतिन की पॉपुलैरिटी विद इन रशिया। देखिए, अब अभी हाल के जो लेटेस्ट जो ओपिनियन पोल में उनकी जो पॉपुलैरिटी 75% है, वो सॉलिड कही जा सकती है। क्योंकि मैंने देखा है कि जो मेरे कुछ जानकार लोग थे वो उसके पुतिन के आलोचक थे, खिलाफ तब बोलते थे कई बार, वो भी आज जो है पूरी तरह से पुतिन के पीछे खड़े हैं। क्योंकि सवाल जो है कि वो कहते हैं कि जब हमला होता है रूस पर, इतिहास बताता है, सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, एक मुट्ठी बन जाते हैं। वो कहते बाद में देखेंगे जो भी होगा, हम बात करेंगे क्या था, पुतिन ने ठीक किया नहीं किया। पर लेकिन आप ये जो कह रहे हैं सर कि वो जो आलोचक थे, वो जो विरोधी थे, वो भी इस समय पुतिन के बारे में पॉजिटिव बातें कर रहे हैं, ये बताता है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देखिए उनका इकबाल देश के अंदर देश के बाहर किस तरीके से बुलंद है। अभी बिहार के नतीजे आए हैं, आपने देखा किस तरीके की लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों की। और उधर आप देख रहे हैं कि क्या कहा जा रहा है पुतिन के संदर्भ में। इस तरह के अपने घर में मजबूत लीडर्स जब मिलते हैं तो दुनिया में भी उसके रिबल जाते हैं। अब जरा देखिए पुतिन का दौरा, रणनीति क्या होने वाली है, जरा ये भी देखिए। स्ट्रैटेजी होती है, दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती हैं दोस्तों से मिलने के दौरान भी। भारत ही क्यों, एक ताकतवर तेजी से उभरता हुआ देश, और वो जो अपने कहे हुए पर कायम रहता है।
राउंड अबाउट्स में नहीं घूमता, यू टर्न नहीं मारता। इधर देखिए पुतिन की रणनीति क्या, अपनी शर्तों पर युद्ध विराम लेंगे। पुतिन ये बात कई बार कह चुके हैं, क्योंकि हमने नहीं कहा था कि तुम नेटो में जाओ और हमारे लिए खतरा बनो, हम अपनी सुरक्षा चिंताएं तो करेंगे। भारत ही क्यों, किसी गुट में नहीं है, भारत किसी गुट में नहीं है, भारत का एक ही गुट है, भारत का अपना हित। लेकिन उसमें भी यह ध्यान रखता है कि किसी की लकीर छोटी करके अपनी लकीर लंबी नहीं करना। इधर देखिए, जीते हुए इलाके मिल जाएं, पुतिन की यह रणनीति है कि वो इलाके बनाकर एक बफर जोन, भगवान जाने बाद में क्या दिमाग में आए, नेटो में जाने का आए, नहीं आए कोई भी, लेकिन बीच में एक गलियारा ऐसा होना चाहिए जो सुरक्षा एंश्योर करे। भारत शांति प्रस्ताव रखे, यह मुमकिन है कि दिमाग में चल रहा हो। और यह भारत ही क्यों में दशकों पुरानी दोस्ती, वो दोस्ती कहते हैं ना कई बार, और यह बात शायद प्रोफेसर अमिताभ आप भी इस पर मोहर लगाएंगे, कई बार कोई कुछ नहीं बिगाड़ता लेकिन बस उसकी शक्ल पसंद नहीं आती। कई बार कुछ नहीं होता, किसी ने कुछ नहीं किया होता लेकिन उससे वाइब्स अच्छी मिलती हैं। और भारत और रशिया के बीच में प्रोफेसर अमिताभ यही बात, यहीं से शुरुआत होती है, जो आगे इसी पर बिल्ड होती हैं चीजें। देखिए, भारत और रूस की दोस्ती को कई बार टेस्ट किया गया, ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। और भारत ये बखूबी जानता है कि कोई उसका दुनिया में इस समय कोई अगर अच्छा सोचने वाला है तो वो रूस ही है। लेकिन यहाँ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी कुछ आई हैं और आगे भी आएंगी। लेकिन ये तो पक्का है कि 1971 में जब हमने पहली बार सोवियत संघ के साथ पैक्ट साइन किया था और आज तक जो पुतिन साहब ने साइन किया है, स्पेशल प्रिविलेज पार्टनरशिप, उस तक हमने इनका साथ दिया है, इन्होंने हमारा साथ दिया है। और जो रिलायबिलिटी जो हमने दी है और इन्होंने दी है, उसके बीच में कुछ नहीं आया है अब तक। लेकिन ये तो रही पीछे की बात। तो सर यहां पर रोकना पड़ेगा आपको, क्योंकि वक्त मुझे और इजाजत नहीं दे रहा। आप सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद करूंगा। ये दमदार दोस्ती जिंदाबाद 4 और 5 तारीख को दुनिया देखेगी और यहां से जाहिर है वो खबरें दुनिया भर में ट्रैवल करेंगी। ज्यादातर लोग उम्मीदें ये कर रहे हैं कि विश्व कल्याण की बातें होंगी। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ